गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग का आज का ये जो लेक्चर है क्लास 9th के लिए, हम लोगों ने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखो तो इसमें हमारी जो पहली हेडिंग आती है वो फर्स्ट हेडिंग है हमारी फोर्स। फर्स्ट हेडिंग है फोर्स। देखिए आप फोर्स को ध्यान से समझिए। अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे होंगे कि फोर्स की, अगर आपको किसी ने बोला होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, उसमें नॉर्मली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर या तो पुश किया जाए या किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया जाए तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स। लेकिन इसी लैंग्वेज को या फिर इसी डेफिनेशन को थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोला जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे कि फोर्स इज एन दैट एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अभी इस पॉइंट पर रखा हुआ है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कराऊँ, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, चेंज। अभी इस ऑब्जेक्ट का शेप ये है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप क्या हो गया, चेंज। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट के शेप या फिर उस ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर दे, तो उसी एक्सटर्नल एजेंट को ही क्या बोला गया है, फोर्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आ जाएगी कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला वह एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट की शेप को, उस ऑब्जेक्ट के साइज को या फिर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। और यहाँ पर आप एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक उस ऑब्जेक्ट पर किसी भी टाइप का कोई फोर्स अप्लाई ना हो तब तक उस ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई चेंज होगा ही नहीं। चेंज तभी पॉसिबल है जब उस पर फोर्स अप्लाई हो। तो यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन आ जाएगी कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच can change the shape, size and position of any object। क्या बोला गया है, फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which can change the shape, size and position of any object is called force। अब समझो, सपोज करो कि सपोज ये सरफेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, हमने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई कराने पर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ गया। समझो, हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई कराने पर अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, देन शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई। सपोज जब इसने पोजीशन में चेंज किया तब इसका एक्सेलरेशन कितना था, स्मॉल ए। तो उस कंडीशन में अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफ से इंडिकेट कराते हैं, मास को स्मॉल एम या कैपिटल एम से और एक्सेलरेशन को ए से। तो फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला आएगा फोर्स एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब बात आती है इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, तो जरा ध्यान दो, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मास की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, न्यूटन होती है, या फिर
1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ से ये आ गया किसकी डेफिनेशन, यहाँ से ये डेफिनेशन आ गई फोर्स की। फोर्स क्या है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज एंड पोजीशन को चेंज करा दे, तो उसी एक्सटर्नल एजेंट को ही क्या बोला गया है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देन फोर्स को हम एफ से भी रिप्रेजेंट कराते हैं, मास को स्मॉल एम से, ए को स्मॉल ए से। तो यहाँ से एफ इक्वल्स टू आ जाएगा एम इंटू ए। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू द 1 न्यूटन। देन अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको ध्यान से समझ लेना। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़े थे हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, लॉज ऑफ मोशन। चलिए हम लिखते हैं, समझते हैं। लॉज ऑफ मोशन समझने की कोशिश करना है आप ध्यान से। चलिए सब पहला आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले हम इसको समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सपोज करो कि ये बुक है, ये बुक अभी यहाँ पर रखी हुई है। अगर मैं इस बुक पर कोई फोर्स अप्लाई ना कराऊं, तो ये बुक अगर अभी यहाँ पर रखी हुई है, तो अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कराऊं, तो आज से 100 साल बाद या 100 ईयर बाद भी ये बुक यहीं पर रखी होगी। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या आता है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट होता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन then it will be continue to be in move till there is no external force is applied। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्या बोला गया है, कब तक, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, तो अगर इसका स्टेटमेंट हमें लिखना हो तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट condition then it will be in rest, and if an object is in moving condition then it will be move till there is no external force is applied। क्या बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वह मूविंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्या है, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देन अब इसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पहले हम थोड़ा एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है मोमेंटम।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम। समझो, मोमेंटम की डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सपोज करो कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। तो क्या बोला गया है कि ये मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का मास और उसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। इस मोमेंटम को हम बेसिकली और भी क्या बोल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। हैंस डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called momentum. It is denoted by small p, इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं, स्मॉल p से, and its unit of measurement is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या है इसकी डेफिनेशन आई, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज़ डिनोटेड बाई p and its unit of measurement is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ से आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या आएगा फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो आ जाएगा p इक्वल्स टू m इंटू वी। क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझिए इसको, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इसका बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ change of momentum of any object is directly proportional to or equal to the force applied by object। क्या है, the rate of change of momentum of any object is directly proportional to or equal to the force applied by the object। कहने का मीनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट होगा, वो रेट हमेशा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पर बात आई है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मीनिंग क्या होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम कितने जल्दी चेंज हुआ। सपोज पहले मोमेंटम मैक्सिमम था, एकदम से सडनली जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत कम टाइम में मोमेंटम बहुत फास्ट चेंज हुआ।
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मीनिंग होता है टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या है स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट आ जाएगा इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional or equal to the applied force। क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट होगा वो रेट हमेशा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स के इक्वल होता है। हम इसको बाकायदा प्रूफ भी कर देंगे कि मोमेंटम के चेंज का जो रेट है वो फोर्स के इक्वल होता है। देखिए हम चेंज करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। मैंने सपोज कर लिया कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ठीक, और अभी इसकी वेलोसिटी है u। टाइम t सेकेंड बाद आफ्टर टाइम स्मॉल टी टाइम बाद सपोज कर लिया कि इसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी हो गई v, पहले वेलोसिटी कितनी थी u, सपोज कर लिया टाइम t सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, मास तो चेंज होगा नहीं, मास उतना ही रहेगा। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर इसका मोमेंटम फाइंड करना हो तो इसका मोमेंटम मैं सपोज कर लूँ p1 है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर मोमेंटम आ जाएगा m इंटू यू। अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम फाइंड करूँ, सपोज कर लूँ p2 है, तो यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से निकालूँ चेंज इन मोमेंटम, कहने का मीनिंग मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो चेंज मोमेंटम देखो क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि m इंटू वी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p2 माइनस p1, दोनों की वैल्यू पुट कराओ तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू। देखो p2 एंड p1 की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करा दिया। अब अभी तो हमने क्या फाइंड किया, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, मैं अगर यहीं पर फाइंड करूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या फाइंड करूं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो इसमें हम किससे डिवाइड करा देंगे, जो चेंज इन मोमेंटम है इसमें हम टाइम से डिवाइड करा देंगे। तो यह आ जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन टी। ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम। इन दोनों में कॉमन आ रहा है स्मॉल m, तो स्मॉल m कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया तो यह आ जाएगा m कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। और ज़रा याद करो v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पुट करा सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a। ये फॉर्मूला किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पुट करा दो तो v माइनस यू अपॉन टी की प्लेस पर आ जाएगा स्मॉल a, तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू ए, और m इंटू ए किसके इक्वल होता है, m इंटू ए अभी हमने फाइंड किया है, ये किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का। तो हम m इंटू ए की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, f, और इधर हमारा क्या चल रहा था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। हमारे स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था हमारा
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या है हमारा, हमने यहाँ पर इसको प्रूव भी कर लिया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। देखो हमने कैसे प्रूव किया, इसको सपोज कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास स्मॉल m है, वेलोसिटी प्रेजेंट टाइम में उसकी वेलोसिटी u, कुछ टाइम बाद, टाइम t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी स्मॉल v हो गई, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसका मोमेंटम फाइंड करूँ तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा m इंटू यू, यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी। ठीक, अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1। देन P2 की वैल्यू पुट कराई m इंटू वी, P1 की वैल्यू पुट कराई m इंटू यू, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करने के लिए जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसमें हम टाइम से डिवाइड करा देंगे। देन अब इसके बाद दोनों में m कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। देन m कॉमन लेने के बाद वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन टी ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ठीक, तो हमने यहाँ v माइनस यू अपॉन टी की प्लेस पर क्या पुट करा दिया, स्मॉल a, और मास इंटू एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। अब इसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर लोग होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो जब कैच करते हैं बॉल को तो हमेशा वो हाथों को कैच करते टाइम, जब कैच करते हैं तो हाथों को पीछे ले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सपोज़ अगर बॉल आ रही है और आप हाथों को पीछे नहीं ले जा रहे हो और जैसी बॉल हैंड्स के कांटेक्ट में आई और आपने तुरंत उसको दबा दिया, तुरंत पकड़ लिया, तो जब बॉल गिर रही थी तब तो उसमें मोमेंटम मैक्सिमम होगा, जाहिर सी बात है, उसमें मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, तब तो उसमें मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही आपने सडनली उसको हाथ में पकड़ लिया तो उसका मोमेंटम 1 सेकेंड से भी कम टाइम में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या है, बहुत फास्ट है। मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो रेट क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, जिस वजह से वहाँ फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा, तो हमारे हाथों पर चोट लग सकती है। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, जब क्रिकेटर लोग कैच करते हैं तो अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं, जैसे ही बॉल हैंड के कांटेक्ट में आई वैसे अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसका रीज़न भी क्या है, यही है क्या कि अगर हम जब हाथों को पीछे ले जाते हैं तो बॉल कांटेक्ट में तो यहाँ पर आ गई, लेकिन गए हाथ यहाँ तक, तो यहाँ पर मोमेंटम को चेंज होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मोमेंटम के जो चेंज होने का रेट है वो रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन होने की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो कम अप्लाई होगा, जिस वजह से हमारे हाथों या उस क्रिकेटर के हाथों में चोट नहीं लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल, नॉर्मली आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि सपोज़ कोई ट्रेन जा रही है और ट्रेन के सामने कोई भी जानवर है, कोई इंसान है, लेकिन ट्रेन का जो ड्राइवर होता है कभी उसको देख के ब्रेक नहीं लगाता है। ऐसे ही होता है कि अगर सपोज ट्रेन के ट्रैक पर ट्रेन आ रही है, उसके ट्रैक पर चाहे कोई पर्सन आ जाए, चाहे कोई जानवर आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन कभी ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता है। उसका ब्रेक ना लगाने का बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है ब्रेक ना लगाने का, कि सपोज़ करो आप, ट्रेन का मास कितना ज़्यादा होता है, ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। अच्छा, जब इतना ज़्यादा मोमेंटम हो, सपोज़ सामने कोई है और अगर ट्रेन का ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा ले तो मोमेंटम का जो चेंज होगा बहुत हाई वैल्यू से जीरो होगा। मोमेंटम जो चेंज होगा वो क्या होगा, वेरी हाई वैल्यू से जीरो में चेंज होगा, मतलब मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। जब मोमेंटम के चेंज होने का रेट बहुत हाई होगा तो उसके थ्रू जो अप्लाइड फोर्स है, वो जो फोर्स अप्लाई करेगी ट्रेन,
वो इतना हाई होगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा हाई होगी। तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, क्या डैमेज हो सकता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सारी की सारी ट्रेन की बोगीज एक दूसरे के ऊपर गिर सकती हैं, पलट सकती हैं, ट्रेन के ट्रैक से गिर सकती हैं, हट सकती हैं। तो वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की जान जाने की चांसेस होते हैं। तो इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सेकंड लॉ की वजह से ही जो ट्रेन का ड्राइवर है कभी भी ट्रेन के ब्रेक सडनली नहीं लगाता है। जब भी ट्रेन को रोकना होता है तो उसके ब्रेक धीरे धीरे करके लगाए जाते हैं। ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए किसके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। अब नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी फोर्स ऑलवेज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। कहने का मीनिंग, किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या आएगा इसके स्टेटमेंट, एवरी फोर्स अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। क्या बोला गया है कि हर एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स को अप्लाई करता है। इसके ढेरों हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सपोज़ अगर आप दीवार पर घूंसा मारें तो जो चोट है वो चोट हमारे हाथों में ही लगेगी। उसका रीज़न क्या होता है कि हमने जब घूंसा मारते हैं हम दीवार पर, तो हम फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, दीवार पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे थ्रू लगाए गए फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और वो रिएक्शन फोर्स कहाँ पर जाएगा, हमारे हाथों को लगेगा। तो जो रिएक्शन फोर्स है उस रिएक्शन फोर्स की वजह से हमारे हाथों पर चोट लग जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, यह हमेशा बोला जाता है, जो गन्स यूज़ करने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है कि जब भी किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक, जो बड़ी वाली गन होती है, जब भी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो हमेशा उस गन के पीछे वाले हिस्से को कंधे से सपोर्ट दिया जाता है इस तरीके से। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, जैसे ही बुलेट फायर होती है, बुलेट फायर होगी तो बुलेट क्या होगी, उस बुलेट को फायर करने के लिए बुलेट पर बहुत हाई फोर्स अप्लाई होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक लार्ज अमाउंट में बुलेट पर फोर्स अप्लाई होगा, और उस बुलेट पर अप्लाई होने वाले फोर्स का रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। बुलेट आगे जाएगी तो रिएक्शन फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, पीछे की तरफ। तो जो बंदूक का पीछा वाला ये पोर्शन होता है, जो गन का पीछे वाला पोर्शन होता है, वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, यहाँ वहाँ हिल सकता है। अगर लूज हाथों से पकड़ के रखें तो हो सकता है कि वो हमारे हाथ पे लग जाए, मुंह पे लग जाए, कहीं भी लग सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी बुलेट को फायर किया जाता है तो हमेशा किससे, उसको कंधे से सपोर्ट दिया जाता है, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें, जब भी हम बोट से, सपोज आप किसी बोट पर हो, आप उस बोट से नीचे उतर रहे हो, तो जब बोट से पीछे वाला पैर हटाते हैं, उतरते टाइम जब बोट से पीछे वाला पैर हटाते हैं तो बोट अपने आप पीछे चली जाती है। उसका रीज़न क्या है कि सपोज़ हम इस तरीके से हैं कि एक पैर हमारा अर्थ की सरफेस पर है, दूसरा पैर हमारा बोट पर है।
अगर हमें पीछे वाले पैर को उठाना है तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, आगे वाले पैर पर। और जब आगे वाले पैर पर फोर्स लगाएंगे तो उस आगे वाले पैर का जो रिएक्शन फोर्स होता है वो पीछे वाले पैर पर ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से जो बोट है वो अपने आप बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ पर सारे लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मूविंग कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन मूव टिल देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। कहने का मीनिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कहने का मीनिंग किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाइड किए गए, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का रेट हमेशा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स के इक्वल होता है। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि एवरी फोर्स ऑलवेज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों लॉज ऑफ मोशन हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।